Assalamualaikum, dear students. So, we are continuing with the series of BD Churasiya Handbook, and finally, we are at the last chapter, genetics. So, before starting, I would request all of you to subscribe the channel and share it with your colleagues. अच्छा, जो हमारे पास दो लास्ट के चैप्टर्स हैं, जेनेटिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोग्राफी, दे आर बेसिकली नॉट सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स. इनसे इतने सवाल नहीं आते, बट येस यू मे गो थ्रू देम बिकॉज आइडिया बेसिक होना ज़रूरी है एंड दे विल मेक योर फाउंडेशन अगर आप आगे चल के इनके बारे में डिटेल स्टडी कर रहे होंगे. सो जेनेटिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. बेसिक डेफिनेशन जेनेटिक्स की है कि आप जीन्स की स्टडी करो, दैट्स ऑल. क्योंकि जो भी आप करेक्टर बोलो या ट्रेड बोलो, बात एक है. आपको पेरेंट्स से मिल रहा है, आपके अंदर अपेयर हो रहा है, दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू जीन. हर चीज़ जीन के लेवल पे जाके कंट्रोल हो रही होती है. आपके हेयर का कलर कौन सा है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी नोज़ की शेप कैसी है, आप के अलावा जो दूसरे कैरेक्टर फॉर एग्जांपल होंगे, जैसे आपका स्किन कलर कैसा होगा, ईच एंड एवरी कैरेक्टर दे इट इज़ कंट्रोल्ड एट द लेवल ऑफ जीन. एंड जीन आपको पता है इनहेरिट होती हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग. सो इन इनहेरिटेंस का पैटर्न के कैसे जाती हैं, दैट इज़ ऑल्सो स्टडीड इन जेनेटिक्स. एंड इस इनहेरिटेंस के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं हेरिडिटी. सो हेरिडिटी को जीन्स कंट्रोल करती हैं. एंड येस, देयर आर सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आपके पास क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स होंगी उनके अंदर कोई ना कोई अल्ट्रेशन ले आएंगे. जैसे अगर मदर की एज ओवर 40 ईयर्स हो जाए तो कहा जाता है कि देयर इज़ मच चांस कि जो अगर वो अब ऑफ स्प्रिंग पैदा करेगी, सो देयर इज़ अ चांस ऑफ डिजीज़ इन दैट ऑफ स्प्रिंग, क्रोमोसोमल डिजीज़. सो येस, एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग. एजिंग के साथ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है. या अगर कोई वायरल डिजीज़ हो जाए तो वो आपके पास एट द लेवल ऑफ क्रोमोसोम से आपके पास एक्सरेज हो गई या दूसरे एक्सपोजिव रेज, वो एट द लेवल ऑफ क्रोमोसोम जाके अफेक्ट कर सकती हैं. ओके, देन यहाँ पर माइटोसिस एंड मियोसिस के दरमियान कुछ कंपैरिजन की गई है. सो माइटोसिस एंड मियोसिस के दरमियान कंपैरिजन यहाँ पर कह रहा है एक टेबल में की है. सो दैट इज़ नॉट बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, क्योंकि पता ही होंगी, बट फिर भी देख लेते हैं. माइटोसिस में आपको पता है कि हमारे पास 4 स्टेज होते हैं एंड मियोसिस में भी यही होते हैं, लेकिन मियोसिस 2 दफ़ा हो रही होती है. मियोसिस टू जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस. मियोसिस 1 एंड माइटोसिस के दरमियान डिफरेंस हो रहा है. प्रोफेस में यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप कर लेते हैं. चास्मेटा नहीं बनता यहाँ पे, मियोसिस में बनता है. क्रॉसिंग ओवर यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है. मेटाफेज में आपके पास पेयर्स ऑफ क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे क्रोमोसोम के पेयर सेपरेट हो जाते हैं. यानी अगर ये माइटोसिस है फॉर एग्जांपल अगर ये माइटोसिस है तो ये आपके पास एक क्रोमेटिड है, ये दूसरी क्रोमेटिड है, ये दोनों सेपरेट होकर एक अलग अलग क्रोमोसोम बन जाएंगी, दो अलग अलग सेल्स में चली जाएंगी. लेकिन मियोसिस में ये पूरा ही एक सेल में चला जाएगा, यूँ एक यहाँ पे दूसरा पड़ा होगा पूरा, वो दूसरे सेल में चला जाएगा. सो दीज आर द डिफरेंसेस दैट यू ऑलरेडी नो. उसके बाद एनाफेज में आपके पास सेंट्रोमियर्स डिवाइड करते हैं, यहाँ पर सेंट्रोमियर्स डिवाइड नहीं करते, यहाँ पे क्रोमेटिड सेपरेट कर जाती हैं. एंड यहाँ पे क्रोमेटिड्स जो होती हैं वो सेपरेट नहीं कर जाते, बल्कि पूरे क्रोमोसोम्स ही सेपरेट कर जाते हैं. टीलोफेज के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास क्रोमोसोम नंबर सेम होता है डॉटर सेल में, जबकि यहाँ पे हाफ हो जाता है. एंड आपके पास क्योंकि यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम ने पेयर अप ही नहीं किया था, तो आपके पास जो डॉटर सेल आएगा उसमें दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड मौजूद होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ एक क्रोमोसोम होमोलोगस मौजूद होता है. ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड सब सेल्स में होती है, ये सिर्फ आपके पास गैमेट्स के अंदर हो रही होती है. ये बॉडी की ग्रोथ में हेल्प कर रही होती है. एंड ये आपके पास क्या कहते हैं, गैमेट्स या स्पोर्स बनाने में हेल्प करी जाए. गैमेट्स इन एनिमल्स, स्पोर्स इन प्लांट्स. अच्छा, ये आपके पास गैमेट्स इन प्लांट्स बनाने में माइटोसिस का रोल होता है. यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है. जीन डीएनए का वो फंक्शनल यूनिट होता है जो आपके पास आपके कैरेक्टर्स को डिटरमाइन कर रहा होता है. एंड इनके पास ही, जीन्स के पास ही पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा कैरेक्टर कैसे एक ऑफ स्प्रिंग में बन रहा होगा. जीन्स की प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं. सो कैरेक्टर्स आ गए, जैसे कलर ऑफ स्किन है, इंटेलिजेंस है, हाइट है, ईच एंड एवरीथिंग यू नो इज़ कंट्रोल्ड बाय जीन्स. जीन्स रेप्लिकेट कर रही होती हैं, इनके अंदर म्यूटेशन हो सकती है. अच्छा, हीमोबॉक्स और होम्योबॉक्स जीन्स हम उन जीन्स को कहते हैं जो किसी और जीन की जो कैरेक्टर है, किसी और जीन का जो कैरेक्टर है, ट्रेट है, उसको रेगुलेट कर रही होंगी. यानी दे आर बेसिकली रेगुलेटरी जीन्स. यानी मैं कह रहा हूँ ये जीन 1 है, तो इस जीन 1 को रेगुलेट करने में 2, 3 एंड 4 का रोल है. सो दे वुड बी कॉल्ड होम्योबॉक्स जीन्स. अगर
ये इस जीन 1 पर प्रॉपर्ली काम अफेक्ट कर रही होंगी, सो जीन 1 अपना कैरेक्टर देगा, उसके सेल्स डिवाइड करेंगे, ग्रोथ करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अगर इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम आ गई या कोई ऐसा ऐसा टेराटोजिन आ गया या फॉरेन सब्सटेंस जिसने इनकी ग्रोथ के अंदर इफेक्ट डाल दिया, सो आपके पास ये जो फॉर एग्जाम्पल ऐसा टेराटोजिन आ गया, सो हमारे पास ये जो जीन है ये अपना जो करेक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। एंड वो क्या करेगा, या तो इनको इनएक्टिव कर देगा या डायरेक्टली उस जीन पे जाके अफेक्ट कर रहा होगा। जीन्स के फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। अब जीन्स के फंक्शन में आपको पता है कि जेनेटिक मेकअप एक बंदे का जीन्स बना रही हैं, सो कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स एंड वेरियस प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स को सिंथेसाइज करना सेल में। साइट्स ऑफ जीन्स पे आ जाते हैं। सो जिस क्रोमोसोम के पार्ट पर वो जीन मौजूद होती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड लोकस। फॉर एग्जांपल अब ये क्रोमोसोम है, इसके इस पार्ट पे यहाँ पे ये जीन मौजूद है, सो इस जीन का लोकस ये वाला पॉइंट होगा। अच्छा, देन आपको पता होना चाहिए कि फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल के अंदर एक एक्स और एक वाई होता है। अच्छा, एलील का वर्ड बहुत बार यूज़ होता है, इसको क्लियर कर लेते हैं। सो हर जीन एक कैरेक्टर। नाउ लेट्स सपोज हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 2, एंड मैंने एक एक क्रोमेटिड ड्रॉ किए। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जीन मौजूद है दैट रिप्रेजेंट्स द हेयर कलर। सो ये वाला पॉइंट क्रोमोसोम का जिस पर जीन मौजूद है दैट इज कॉल्ड लोकस। सो दिस लोकस इज फॉर द हेयर कलर ब्लैक फॉर सपोज। अब एट द सेम पॉइंट ऑन द अदर क्रोमोसोम हमारे पास अगर ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलॉगस हैं तो यही कैरेक्टर रखने वाली जीन मौजूद होगी, यानी यहाँ पर भी जीन इसी लोकस पर जो जीन होगी वो हेयर कलर को ही रिप्रेजेंट कर रही होगी। बट फॉर सपोज कह लेते हैं कि इसके पास जो हेयर कलर है दैट इज ब्राउन, यानी ये कैरेक्टर तो सेम रख रही है, कैरेक्टर इसका भी हेयर कलर इसका भी हेयर कलर, लेकिन ये एक्सप्रेस हो गई तो ब्लैक कलर आएगा और ये एक्सप्रेस हो गई तो ब्राउन कलर आएगा। सो एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स होना, इट इज कॉल्ड अलील, यानी ये दोनों जीन, ये जो हेयर कलर की जीन है इसकी आपके पास 2 अलील हैं, एक ब्लैक अलील एक ब्राउन अलील। याद रखिएगा जब आपके पास एक कैरेक्टर के एक से ज़्यादा फॉर्म्स हो तभी वर्ड अलील यूज़ होता है। लाइक अगर मैं कहूँ कि आपके पास जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिर्फ ब्लैक कलर ही अपेयर हो रहा है, ब्राउन कलर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है या और कोई कलर है ही नहीं, तो इट मीन्स इस जीन की कोई अलील है ही नहीं, ये खुद ही जीन है, खुद ही अलील है। मतलब ये जो जीन है ये अपना करेक्टर रखती है और यही करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा होता है, कोई और करेक्टर कभी आता ही नहीं। सो कंडीशन अलील जो है वो एक कंडीशनल वर्ड है, सिर्फ तब यूज़ होगा जब आपको उसी कैरेक्टर का कोई ना कोई और फॉर्म नज़र आएगा। सो आई होप मैंने ये 2 टर्म्स क्लियर कर दिए होंगे। नाउ आगे चलते हैं। अब हमारे पास कह रहा है कि फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एंड दोनों की लेंथ एक जैसी होती है एंड दे बोथ आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ओके, मेल्स के अंदर आपको पता है एक एक्स होता है एक वाई होता है, दोनों अनइक्वल लेंथ के होते हैं। अच्छा, एंड मोस्ट ऑफ द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम उनकी कोई अलील वाई क्रोमोसोम पर होती नहीं, क्योंकि बहुत छोटा क्रोमोसोम होता है एंड वाई क्रोमोसोम में बहुत कम जीन्स मौजूद होती हैं। अच्छा, जीन्स की टाइप्स पर आ जाते हैं। दे वी आर डिस्कसिंग अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। सो जो कॉन्सेप्ट हमें मेंडल ने दिए थे उनमें डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन का वर्ड यूज़ होता है। डोमिनेंट उसको कहते हैं जो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करा ले, यानी अगर मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने कहा ये ब्लैक एंड ब्राउन है, ब्लैक एक्सप्रेस हो गया ब्राउन नहीं हुआ एक्सप्रेस, तो ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर ब्राउन, एंड जो एक्सप्रेस ना हो पाए दैट वुड बी अगेन रिसेसिव। कैरियर जीन आपके पास सिर्फ हेट्रोजाइगस स्टेट में होती है, यानी अगर मैं कह रहा हूँ ब्लैक डोमिनेंट है, दिस वन इज डोमिनेंट एंड दिस इज रिसेसिव, एंड एक बंदे ने दोनों इनहेरिट कर लिए, ये वाला तो एक्सप्रेस हो गया, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन रिसेसिव विल वर्क एज अ कैरियर, तो ये आगे चल के ट्रांसमिट होता रहेगा, कहीं ना कहीं शायद ये आगे चल के एक्सप्रेस कर जाए, यानी इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन द इंडिविजुअल बट मे बी एक्सप्रेस्ड इन द सब्सिक्वेंट जनरेशन। कोडोमिनेंट किसको कहते हैं, जिसमें दोनों आपके पास अलीलिक जीन्स डोमिनेंट हो, यानी मैं अगर कहूँ ब्लड ग्रुप ए बी होता है तो उसमें आपके पास एंटीजन ए भी बन रही होती है बी भी बन रही होती है, यानी वो जीन जो एंटीजन ए प्रोड्यूस कराएगी वो भी डोमिनेंट होगी एंड जो बी प्रोड्यूस कराएगी वो भी डोमिनेंट होगी। सेक्स लिंक जीन्स हम उनको कहते हैं जिन जो आपके पास एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम पर मौजूद हो,
सेक्स लिमिटेड जीन्स होती ऑटोसोम्स के ऊपर हैं, लेकिन ये कैरेक्टर्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स में देखे जाते हैं। यानी एग्जांपल दे रहा है कि बाल्डनेस जो है वो सिर्फ मेल्स के अंदर देखी जाती है। अल्दो बाल्डनेस जो कैरेक्टर है ये कंट्रोल ऑटोसोम से होता है, सेक्स क्रोमोसोम से नहीं होता, लेकिन ये एक कैरेक्टर एक ही जेंडर पर लिमिटेड है, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सेक्स लिमिटेड जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स आप कहते हो आप कहते हो कि वो डीएनए के पार्ट जो कोई ना कोई अमाइनो एसिड का सीक्वेंस रखते हैं प्रोटीन के लिए, मतलब वो जीन्स जो आपकी पूरी बॉडी बना रही होती हैं, लाइक क्योंकि पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने वाले कंपोनेंट कौन से, प्रोटीन है। एंड प्रोटीन के वो बनाने के लिए अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होना चाहिए, एंड उस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन इन जीन्स के पास होती है, तो सो दे दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन्स। रेगुलेटरी जीन्स हमने वर्ड डिस्कस कर लिया था, ये वो जीन्स होती हैं जो दूसरी जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही होती हैं। कुछ और टर्म्स में इनहेरिटेंस हम सिंपली कहते हैं कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट होना, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। रिप्रोडक्शन अगर आगे कंटिन्यूटी जनरेशन्स की रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इज़ द मेथड जिसके थ्रू आपके पास जीन्स ट्रांसमिट हो रही होती है, जिसके थ्रू जीन्स की इनहेरिटेंस हो रही होती है। लोकस पोजीशन को कहते हैं जीन की, जो क्रोमोसोम पर होती है। अलील बहुत दफ़ा हम डिस्कस अभी कर चुके हैं कि जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म जो मौजूद होगा और ये सेम लोकस पर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम में। होमोजाइगस अलील अगर दोनों आपके पास अलील्स जो हैं वो आपके पास जो आई हैं वो दोनों सिमिलर हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ एक बंदा है उसके पास यहाँ पर सॉरी ब्लैक, एंड दूसरा क्रोमोसोम है उस पर जो अलील है वो भी ब्लैक कलर की है, सो द पर्सन वुड बी होमोजाइगस। लेकिन एक ब्लैक एंड ब्राउन है, सो द पर्सन वुड बी हेट्रोजाइगस, यानी सेम अलील हो गई, सो होमो हो गया। एंड अगर आपके पास डिफरेंट अलील हो जाएंगी एक ही बंदे में, सो वो बंदा हेट्रो कहलाया जाएगा फॉर वन कैरेक्टर, राइट। देन हमारे पास हेट्रोजाइगस अलील्स आती है। हेट्रोजाइगस अच्छा, देन हमारे पास टर्म है मल्टीपल एलील। सो मल्टीपल एलील में क्या होता है, एक ही पॉपुलेशन में आपको दो से ज़्यादा अलील्स मिलती हैं एक कैरेक्टर की। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपके पास पॉपुलेशन है एंड उसके अंदर आपको ब्लैक कलर भी हेयर का मिल रहा है, ब्राउन भी मिल रहा है एंड वाइट भी मिल रहा है, सो एक जीन के 3 फॉर्म आ गए, तो दैट्स वाई द टर्म मल्टीपल एलील इज यूज्ड हियर। म्यूटेशन आपके पास किसी डीएनए के सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाना, इट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। एबनॉर्मल कंडीशंस हो तो आपको पता है कि एडनिन सिस्टीन के साथ या ग्वानिन के साथ भी पेयर अप कर सकता है, थायमिन को छोड़कर। और म्यूटेशन इन केस ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट होती हैं, लाइक एन्यूप्लॉइडी होती है, पॉलीप्लॉइडी होती है। अच्छा, अगेन आगे हम चल रहे हैं मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो मेंडल्स के कुछ लॉस थे आई वुड से, उनको डिस्कस करना है। लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी कहता है कि आपके पास क्रॉसिंग ओवर होती है जब, तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं ऑफ स्प्रिंग्स की, यानी हर बच्चा अपने वालिदैन से फ़र्क कर रहा होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, मेंडल का एक कॉन्सेप्ट था कि जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं उनमें कभी ब्लेंडिंग नहीं आती, यानी फॉर एग्जांपल मेंडल कहता था कि हमारे पास अगर एक क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर कैरेक्टर है रेड का, जीन इसके पास रेड की है, एंड एक क्रोमोसोम है उसके ऊपर हमारे पास जो जीन है उसकी अलील है वाइट की, यानी एक जीन के हमारे पास 2 फॉर्म मौजूद है पॉपुलेशन में, एक रेड फॉर्म इस क्रोमोसोम पर एंड एक वाइट फॉर्म इस क्रोमोसोम पर। तो मेंडल कहता था यहाँ तो रेड आपको मिलेगा जब भी आप मेटिंग कराएंगे, या वाइट मिलेगा जब भी आप मेटिंग करेंगे, कोई बीच में इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं आएगा। यानी ये जीन्स यूँ नहीं हो सकता है कि दोनों एक्सप्रेस करें या दोनों एक्सप्रेस करके कोई बीच का कलर दे रही हो, यानी पिंक आना पॉसिबल नहीं था। सो मेंडल उस वक्त तक ठीक भी था जब उसने रिसर्च की थी, लेकिन आगे चल के पता चला कि ये बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि कुछ ऐसे हमें ऑर्गेनिजम्स मिले जहाँ पर कैरेक्टर्स ब्लेंड कर रहे थे। सो मेंडल कहता है कि इनहेरिटेड कैरेक्टर ब्लेंड नहीं करते। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब आपके पास गैमेट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम्स के आपके जो पेयर्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक गैमेट में चला जाएगा। एंड इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता कि मैं अगर फॉर एग्जांपल कहूँ कि आपके पास जब ये डिवीज़न हुई थी तो यहाँ पर 1 होमोलोगस क्रोमोसोम या 3rd या 4th 5th ये सारे पड़े हुए हैं, तो कोई ये सीक्वेंस नहीं होगा कि फर्स्ट वाला एक सेल के पास जाएगा, सेकंड वाला दूसरे के पास, थर्ड वाला इसी के पास, फोर्थ वाला उस दूसरे के पास।
ये रैंडमली हो सकता है, यानी सेकंड वाला, थर्ड वाला, फर्स्ट वाला तीनों यहाँ चले जाए एंड फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला। बट हाँ, नंबर दोनों में इक्वल जाएगा, लेकिन कौन किसके पास जाएगा दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कह रहा होता है, ठीक है। एंड जब ये फर्टिलाइजेशन के दौरान यूनाइट हो रहे होते हैं आपके पास गैमेट्स कंटेनिंग द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सो इनकी फर्टिलाइजेशन के दौरान जो फ्यूजन होगी, जो यूनियन होगी, वो भी वेरी रैंडम होती है। पता नहीं होता कौन सा गैमेट जाके किससे फ्यूज़ करे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहा होता है। सो फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं, दिस इज द क्रोमोसोम 1 एंड 2, ओके। एंड दोनों मैं कह रहा हूँ होमोलॉगस हैं। अब इनके दरमियान आपको पता है क्रॉसिंग ओवर होगी। अच्छा, दोनों के पास मैं दो दो करेक्टर ले लेता हूँ, एटलीस्ट हमें दो करेक्टर डिस्कस करने होंगे व्हेन वी आर डीलिंग विद द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम कह रहे हैं कि इसके पास हेयर कलर की जीन है, यहाँ पर आई कलर की, इसके पास भी हेयर कलर एंड आई कलर। इसके पास हेयर कलर ब्लैक की है, इसके पास ब्राउन की है। इसके पास हेयर आई कलर ब्लैक की है एंड इसके पास ब्लू की है। अब मेंडल कहता है कि जब अब अगर ये क्रोमोसोम किसी में जाएगा तो हेयर कलर आपके पास ब्लैक आएगा, आई कलर भी ब्लैक आएगा। एंड ये जब जाएगा क्रोमोसोम किसी के पास तो हेयर कलर ब्राउन आना चाहिए एंड आई कलर ब्लू आना चाहिए। लेकिन जब मेंडल ने मेटिंग करने के बाद देखा तो कुछ ऐसे आपके पास रिजल्ट्स आए, उसने देखा कि हेयर कलर ब्लैक है लेकिन आई कलर ब्लू है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मेंडल के वैसे ये ट्रेड्स नहीं थे, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। सो सैन मेंडल ने यहाँ से अंदाज़ा लगाया कि कोई एक ट्रेट दूसरे ट्रेट पर डिपेंड नहीं करता है। जब आपके पास ये क्रोमोसोम एंड ये क्रोमोसोम अपने अपने सेल के पास जा रहे होंगे तो हर ट्रेट इंडिपेंडेंट है दूसरे से। मतलब आपके पास एक सेल में ही ब्लैक हेयर कलर एंड ब्लू आई कलर जा सकता है, एक सेल में ब्लैक हेयर कलर एंड ब्लैक आई कलर जा सकता है। यानी कोई यहाँ एक सेल के अंदर आपके पास ब्राउन हेयर कलर एंड ब्लैक आई कलर जा सकता है। सो नो वन डिपेंड ऑन अदर, हर कोई अपनी मर्जी से इनहेरिट हो सकता है। दैट वॉज द पॉइंट दैट मेंडल एक्सप्लेन्ड, ओके। देन हमारे पास क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम्स हमारे पास दो आइडेंटिकल फिलामेंट्स के बने होते हैं दैट आर कॉल्ड क्रोमैटिड्स। अच्छा, एंड दिस क्रोमैटिड्स आर सेंट्रल ज्वाइंड एट टू ईच अदर एट द सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। नॉट बेसिकली सेंट्रल पार्ट बट सेंट्रोमियर आपके पास डिफरेंट पोजिशंस पर हो सकता है एंड उसकी वजह से क्रोमोसोम्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सो सेंट्रोमियर को डिफाइन करना ये नहीं कहा जाता, ये नहीं कह सकते कि इट इज़ अ सेंट्रल पार्ट, बट ये कहा जाता है कि जहाँ पर क्रोमेटिड्स ज्वाइन करें एंड क्रोमेटिड्स बिल्कुल कंडेंस हो जाए, एक कंस्ट्रिक्शन दे, सो दैट पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। अब अगर आपके पास सेंट्रोमियर मिडिल में हो जाए द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड मेटासेंट्रिक, एक एंड की तरफ चले जाएं सब सेंट्रिक एंड बिल्कुल आपके पास एंड में चले जाएं क्रोमोसोम के, देन दी कंडीशन इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक, राइट। देन हमारे पास ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स में आ जाते हैं। ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स में हम एक फिनोमेना करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग के अंदर क्रोमोसोम्स को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग साइज, यानी फर्स्ट पेयर जो होगा ये सबसे बड़ा होगा, देन आपके पास सेकंड उससे छोटा होगा, देन थर्ड उससे छोटा होगा, देन फोर्थ उससे छोटा होगा। सो यूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग साइज क्रोमोसोम्स को अरेंज किया जाता है। सो इसमें आपके पास जो फर्स्ट पेयर होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, 22nd पेयर जो शॉर्टेस्ट होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स के पेयर को हम सेपरेट लेते हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, उसके अलावा भी हम क्रोमोसोम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं जिसमें हम उनको 7 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। द ग्रुप्स आर फ्रॉम A to G एंड दे आर बेसिकली ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड साइज। सो 1 2 3 आपके पास लार्ज होते हैं मेटासेंट्रिक, 4 and 5 आपके पास लार्ज होते हैं बट दे आर सब मेटासेंट्रिक। 6 to 12 एंड X क्रोमोसोम दे आर मीडियम साइज्ड सब मेटासेंट्रिक एंड X क्रोमोसोम, ठीक है। देन 13 to 15 हमारे पास मीडियम साइज्ड होते हैं, एक्रोसेंट्रिक होते हैं और इनके पास सैटेलाइट DNA होता है। 16 to 18 आपके पास शॉर्ट होते हैं एंड सबसेंट्रिक होते हैं। 19 20 शॉर्ट होते हैं मेटासेंट्रिक होते हैं। 21 22 एंड वाई आपके पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, एक्रोसेंट्रिक होते हैं एंड इनमें वाई क्रोमोसोम आता है, इनमें एक्स आता है। अच्छा, 6 to 12 के साथ एक्स आता है, मतलब एक्स के जो कैरेक्टर हैं वो 6 and 12 के साथ 6 to 12 के साथ मैच हो रहे होते हैं एंड वाई के 21 22 के साथ। देन हमारे पास टर्म्स यूज़ होते हैं डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड, ओके, ये आपको क्लियर होंगे। क्लासिफिकेशन आते हैं फंक्शन के हिसाब से, एक होते हैं ऑटोसोम्स, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स 22 पेयर्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बिल में एक्स वाई होते हैं, फीमेल के अंदर एक्स होते हैं।
अच्छा, ये हमने अरेंज कर लिया था 7 ग्रुप्स A to G बनाकर। देन हमारे पास डेनवर्स क्लासिफिकेशन आती है जिसमें क्रोमोसोम्स को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, जो हम पहले ही कर चुके हैं। सो इसमें आपके पास 3 कैटेगरीज आती है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक। अच्छा, हर क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड होते हैं उसके 2 आर्म होते हैं। अभी एक क्रोमोसोम है, इसके ये क्रोमेटिड है। सो क्रोमेटिड के 2 आर्म है, एक पी आर्म होता है जो शॉर्ट होता है एंड क्यू आर्म होता है जो लॉन्ग होता है। मेटासेंट्रिक में दोनों आपके पास इक्वल होंगे। सब मेटासेंट्रिक में पी एंड क्यू का वर्ड ज़्यादा यूज़ होगा, पी शॉर्ट होगा, क्यू लॉन्ग होगा। एंड एक्रोसेंट्रिक में पी आर्म बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा एंड उसके बाद सेटेलाइट डीएनए होता है एंड क्यू आर्म बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। देन हम आते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पर के क्रोमोसोम्स की हम ये क्यों कर रहे होते हैं। इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बेसिकली जब हम क्रोमोसोम्स के नंबर को चेक कर रहे होते हैं कि एक बंदे के अंदर क्रोमोसोम नंबर पूरा है कि नहीं है, यानी उसको कोई क्रोमोसोमल डिजीज़ तो नहीं है जिसमें क्रोमोसोम नंबर कम या बढ़ जाते हैं। सो उसमें इसका बहुत ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। केमिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम में बस आप इतना सिंपली याद कर लें कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। एंड आपके पास डीएनए ही वो सारी इन्फॉर्मेशन रख रहा होता है क्रोमोसोम में। अच्छा, डीएनए आपके पास डीएनए बना रहा होता है, डीएनए से आपके पास आरएनए बन रही होती है एंड आरएनए से आपके पास प्रोटीन बन रहा होता है। आरएनए 3 टाइप्स की होती है, मैसेंजर, ट्रांसफर, राइबोसोमल। सो दे आर बेसिकली वेरी यूज़ी टर्म्स, इन पे हम नहीं जाते बार-बार। बार बॉडी की तरफ आते हैं। अब एक्स क्रोमोसोम को ही बार बॉडी कहा जाता है। फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट? एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मली आपको सेल के अंदर दिख रहा होता है एंड एक एक्स क्रोमोसोम आपको सेल के अंदर, आई मीन न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा होता है एंड दूसरा जो होता है वो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल अटैच हुआ दिख रहा होता है एंड दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हुआ एक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड बार बॉडी। अच्छा, डिस्कवरी इसकी हुई थी बाय बार एंड बर्ट्रम। इसका कोई इतना खास फंक्शन नहीं होता। बार बॉडी बहुत इनएक्टिव क्रोमोसोम होता है। तो फीमेल के अंदर अगर 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो एक तो आपके पास बिल्कुल इनएक्टिव हो गया, यानी एक ही एक्स क्रोमोसोम फंक्शनल होता है फीमेल के अंदर। एंड ये जो एक बार बॉडी होता है ये आपके पास विद इन 2 वीक्स ऑफ कंसेप्शन, यानी प्रेगनेंसी के 2 हफ्तों बाद ये बार बॉडी अपीयर हो जाती है, ठीक है। देन हम प्रेगनेंसी आई मीन फर्टिलाइजेशन, राइट? सो अच्छा, एक्स क्रोमोसोम्स एक बार बॉडी बन जाता है, एक आपके पास मौजूद होता है एंड वही फंक्शन होता है। एंड इस हाइपोथेसिस को कि एक बार बॉडी बन जाती है एंड एक फंक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड लेंस हाइपोथेसिस। ओके, मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो बार बॉडी नहीं होती, मतलब वो एक्स क्रोमोसोम एक ही फंक्शनल होता है। एंड वाई क्रोमोसोम इन केस ऑफ मेल आपके पास स्मॉल होता है एंड वही आपको बता रहा होता है कि ये मेल है बाय चेकिंग। अच्छा, एंड आपके पास वो कहाँ से सेल्स लिए जाते हैं इन ऑर्डर टू चेक कि उनके सेल्स के जो डीएनए उनका जो जेनेटिक कंटेंट है उसमें एक्स एक्स है या एक्स वाई है। सो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीक म्यूकोसा। ओके, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पर आ जाते हैं। सो आपके पास जब केमिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ी जाती है या बार बॉडी डिस्कस की जाती है, इसके बहुत फंक्शन होते हैं। लाइक आपके पास कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसके अंदर बार बॉडी का नंबर बढ़ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा होता ही नहीं है। तो फीमेल के अंदर एक एक्स हो और एक ना हो तो आपके पास बार बॉडी नहीं होगी, क्योंकि एक ही एक्स है तो इसे फंक्शनल रहना पड़ेगा। या आपके पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, इसके अंदर एक एक्स ज़्यादा आ जाता है तो आपके पास जो क्या होगा, मेल के अंदर अगर एक एक्स ज़्यादा आ जाए, द कंडीशन इज कॉल्ड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब एक एक्स ज़्यादा आया तो एक तो फंक्शनल है, एक बार बॉडी बन गया। सो यूँ बार बॉडी से आप डिफरेंट सिंड्रोम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, बार बॉडी का भी अगेन कैसे पता चलेगा, या क्रोमोसोम नंबर का कैसे पता चलेगा, आप कैरियोटाइपिंग करोगे। ओके, देन यहाँ पर एक और पॉइंट डिस्कस किया है कि हमारे पास जो पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं जिनमें न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, सो उनके अंदर इन केस ऑफ फीमेल्स एक ड्रम स्टिक लाइक बॉडी भी ऑब्जर्व की गई है विद इन दैम एंड ये ऑलमोस्ट 6% फीमेल्स के अंदर होती है, ठीक है। देन कैरियोटाइपिंग पे आ जाते हैं। कैरियोटाइपिंग में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ ऑफ देयर आर्म्स एंड ये आपके पास जो है लिम्फोसाइट्स में किया जाता है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है कि आपके पास
जो सेल डिवीजन है लिम्फोसाइट्स की, पहले तो आपने लिम्फोसाइट्स उठाए, उसके बाद एक केमिकल होता है कॉलकीकाइन, इसको डालकर लिम्फोसाइट्स के अंदर सेल डिवीजन को स्टॉप कर दिया। अब उसके अंदर सेल डिवीजन स्टॉप हो गई, सो सेल डिवीजन में आपको पता है क्रोमोसोम्स आर हाईली विजिबल, देन उन क्रोमोसोम्स को लिया जाता है एंड माइक्रोस्कोप उनके फोटोस लिए जाते हैं। उन मतलब सेल्स को लिया गया, उनसे क्रोमोसोम्स को माइक्रोस्कोप में देखा गया, देन उनके आपने फोटोग्राफ बनाए माइक्रोस्कोप के थ्रू एंड देन आपने उनको अरेंज किया। अच्छा, इसके अंदर आप क्रोमोसोम्स की लेंथ चेक कर रहे होते हो, उनकी पोजीशन चेक कर रहे होते हो, उनकी दोनों आर्म्स की लेंथ आइदर वो मेटासेंट्रिक है या जो भी दूसरे क्रोमोसोम्स की टाइप्स थी वो चेक कर रहे होते हो, बेंड्स वगैरह आप देख रहे होते हो। अच्छा, बेंड्स आपके पास बेसिकली बेंडिंग पैटर्न वो पैटर्न होता है कि अब मैं अगर एग्जांपल दूं तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, अब ये क्रोमोसोम जो है इस पे आपके पास जो है, अब ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है, अब इसके अंदर जीन्स कैसे अरेंज्ड हैं, यानी यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी जीन मौजूद है, जीन ए है, यहाँ जीन बी है, यहाँ जीन डी है, यहाँ जीन सी है। सो इस पैटर्न ऑफ जीन्स को हम कहते हैं बेंडिंग पैटर्न। एंड हमारे पास जनरली दो मेथड यूज़ हो रहे होते हैं, एक क्यू बेंडिंग और एक जी बेंडिंग, जिनके थ्रू हम जीन्स को मैप कर रहे होते हैं उन क्रोमोसोम्स। सो ये भी आपके पास कैरियोटाइपिंग में होता है। एंड देन आपको पता है कि आप इन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ अरेंज कर रहे होते हो, पेयर 1 सबसे बड़ा होता है, पेयर 2 सबसे छोटा होता है, 7 ग्रुप्स होते हैं जो A to G बन रहे होते हैं। कैरियोटाइपिंग का फंक्शन है कि एबनॉर्मल क्रोमोसोम के पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेता है एंड सेक्स डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने अंदर एक डीएनए रखता है एंड दैट डीएनए इज़ ओनली इनहेरिटेड फ्रॉम मदर। सो कोई भी आपके पास डिजीज़ होगी एंड वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर होगी या उसके थ्रू होगी या उसकी किसी जीन में होगी, सो वो मदर से सिर्फ डॉटर में ही ट्रांसमिट या मदर से ही ट्रांसमिट हो रही होगी, डॉटर में भी सन में भी। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए न्यूक्लियर डीएनए से बहुत छोटा होता है एंड वो आपके पास सिर्फ 13 प्रोटीन्स को कोड कर रहा होता है, इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर रहा होता है। एंड वो प्रोटीन्स जो आपके पास होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एनर्जी बनाने में काम कर रही होती हैं, एनर्जी रिलीज़ कराने में काम कर रही होती है एंड दैट्स ऑल। एंड कुछ स्पेसिफिक टीआरएनएस भी आपके पास बन रही होती हैं फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइट। देन आगे चल रहे हैं हम। सो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में आते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में कह रहा है कि जो बॉडी है वो अपना इंटायर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मदर से ले रही होती है एंड जो डिजीज़ हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस से ट्रांसमिट होती है उनमें एक आती है लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जिसके अंदर आपके पास ब्लाइंडनेस हो जाती है जब से अडल्ट स्टेज में आते हैं, ये हेरिडिटी है। देन दूसरी हमारे पास पर्सन मैरो पेनक्रियास सिंड्रोम, इसके अंदर बोन मैरो लूज हो जाता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड ये बहुत ज़्यादा फेटल होती है बिकॉज डेथ हो जाती है। पेडिग्री चार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दे आर बेसिक सिंबल्स जो पेडिग्री चार्ट में यूज़ हो रहे होते हैं। नॉर्मल मेल को स्क्वायर से शो करेंगे, अफेक्टेड मेल होगा तो स्क्वायर के अंदर आप कलर कर रहे होगे यानी ये अफेक्टेड है एंड दिस वन इज़ द नॉर्मल, ये नॉर्मल होगा, दिस इज़ द अफेक्टेड। यूँ सर्किल आपके पास नॉर्मल फीमेल का होगा तो वो प्लेन होगा एंड अफेक्टेड होगा तो अंदर से कलर होगा। अनस्पेसिफाइड सेक्स होगा देन आपके पास ये रोम्बॉइड बना लेते हैं। एबॉर्शन हो जाए अनस्पेसिफाइड सेक्स की तो ये सिंबल होगा, डेड पैदा हो तो ये सिंबल होगा। सो ऑल दी सिंबल हमारे पास बेसिकली होते हैं, यूज्ड होते हैं पेडिग्री चार्ट में। कज़न मैरिज होंगी तो ये होगा एंड देन मोनोजाइगोटिक ट्विंस के लिए ये होता है, डायज़ाइगोटिक ट्विंस के लिए ये होगा। अच्छा, मेल इंडेक्स केस प्रोपोफिटस, आपके पास फर्स्ट मेल जो अफेक्टेड होगा वो इस सिंबल से होता है शो, यानी उस एंड फर्स्ट फीमेल जो अफेक्टेड होगी वो इस सिंबल के थ्रू होगी। सो अब पेडिग्री का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब उससे हम कुछ क्रोमोसोमल एबरेशंस डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारे पास क्रोमोसोमल एबरेशंस क्या होती हैं कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो रहा है, यानी आप क्रोमोसोम को देख रहे हो कि क्रोमोसोम ऐसा आपको देख रहा है, अब वो ये शेप छोड़कर नॉर्मल एक क्रोमोसोम अगर फॉर एग्जांपल इस शेप में होना चाहिए, ये शेप छोड़कर कोई भी और शेप उठा ले, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोमल एबरेशन। अब इसमें दो टाइप की होती हैं, एक होती है न्यूमेरिकल एबरेशन, एक होती है स्ट्रक्चरल एबरेशन। स्ट्रक्चरल एबरेशन में जो मैंने पहले बात की कि ये क्रोमोसोम शेप छोड़कर कोई भी और शेप उठा ले, और न्यूमेरिकल में क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मल रहेगा, या तो क्रोमोसोम अपने नंबर में बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे।
क्रोमोसोमल एबरेशंस हमारे पास जो होती हैं वो उन मदर्स से देखी गई हैं जो आपके पास या तो बहुत ज़्यादा एज में बड़ी हों या किसी वायरल इन्फेक्शन से सफ़र कर रही हों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या उनको रेडिएशन से एक्सपोज किया जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनके ऑफ स्प्रिंग्स में क्रोमोसोमल एबरेशंस देखी गई हैं। अब डाउन सिंड्रोम पे आते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st पेयर पे आपके पास 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। सो दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एन्यूप्लैडी, जिसके अंदर आपके पास या तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाए या कम हो जाए। डाउन सिंड्रोम हमारे पास एन्यूप्लैडी की एग्जांपल है। तो इसमें क्या होती है, क्रोमोसोम 21 पर आपके पास 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू 2, यानी, और इसकी फ्रीक्वेंसी है कि ये हर 700 न्यू बोन्स में से एक में होता है। अच्छा, इसके हम सिम्पटम्स पे आ जाते हैं कि कह रहा है कि ये आपके पास उन मदर्स के होता है, अंदर होता है जो उन मदर्स से होता है जो एज में बहुत बड़ी हों। एंड अब इसका रीज़न ये है कि जो ओवम होता है, ओवम एजिंग का प्रोसेस कर जाता है, यानी क्योंकि ओल्डर फीमेल होगी तो ओवम जो होंगे वो उसके एज्ड होंगे, यानी उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होगा। सो उनके अंदर आपके पास ये कंडीशन आ जाती है। स्पर्म की वजह से नहीं होती, बिकॉज स्पर्म कह रहा है कि हर टाइम फ्रेश बन रहे होते। क्लिनिकल फीचर्स आपको याद होना चाहिए। मेंटल रिटार्डेशन होती है आपके पास, पल्पेबल पल्पेब्रल फिशर इन स्लैंटिंग अपवर्ड्स एट लेटरल एंड, ये आई के अंदर हो रहा होता है। टंग आपके पास माउथ से निकल आती है। पैलेट जो होती है, जो आपके पास ओरल कैविटी एंड नेवल कैविटी को सेपरेट कर रही होती है, वो बहुत नैरो हो जाती है, तो उसकी वजह से टंग बाहर निकल आती है। नेवल ब्रिज फ्लैट होता है। एपिकेंथिक फोल्ड प्रेजेंट होता है आइज पर, एंड शॉर्ट ब्रॉड हैंड्स हैव सीम इंक्रीज। सो आप, तो अगर आपने ये सिम्टम्स देखने हैं तो यू कैन जस्ट सर्च देम एंड आप इजीली देख लेंगे। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि आपके पास 18 क्रोमोसोम पर एक ज़्यादा आ जाता है, यानी ट्राइसोमी 18 हो जाती है। पटाउ सिंड्रोम में आपके पास ट्राइसोमी 13 हो जाती है, यानी 13th पेयर में एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। एंड दोनों सिंड्रोम्स में आपके पास जो इन्फेंट होगा वो पहले मंथ में ही डेथ कर जाएगा। ऑटोसोमल स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशंस की वजह से आपके पास कौन-कौन सी डिजीज़ होती हैं? अच्छा, देन क्रू चैट सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 5 पे डिलीशन हो जाती है, यानी क्रोमोसोम नंबर 5 का जो पी आर्म होगा, जो स्मॉल आर्म होगा, उसका कुछ सेगमेंट परमानेंटली खत्म हो जाएगा। दैट सेगमेंट इज कॉल्ड डिलीटेड सेगमेंट। सिम्टम्स क्या होंगे? हार्ट के अंदर सेप्टल डिफेक्ट्स आएंगे, कैट लाइक क्राई आएगा बिकॉज डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी लैरिंग्स की, एंड सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। टर्नर सिंड्रोम, फॉर्टर सिंड्रोम फीमेल्स के अंदर हो रहा होता है, यानी इफेक्टेड जो होती है इसमें फीमेल होती है। अब इसमें क्या हो रहा होता है कि आपके पास नॉर्मली 44 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं ना, देन आपके पास 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सो दिस मेक्स द 45 एंड दिस मेक्स द 46। अब इसके अंदर क्या होगा, एक एक्स होगा, एक नहीं होगा, तो कंडीशन कैसे लिखेंगे? 45x, ये आपके पास कंडीशन आ जाती है। सही है। सो मतलब 45 क्रोमोसोम्स होंगे और उनमें एक एक्स होगा, या इसको यूं भी लिखते हैं कि एक्स नॉट कंडीशन आ जाएगी। ओके, सो अब इसके आपके पास क्या क्या सिम्टम्स होंगे? पेशेंट की शॉर्ट हाइट होगी, वेब्ड नेक होगी, ब्रेस्ट एंड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो अंडर डेवलप्ड होंगे, एंड कैरिंग एक एल्बो पे बन रहा होता है बिटवीन द आर्म एंड फोर आर्म, वो बढ़ जाता है। नॉर्मली भी फीमेल्स में ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर आपके पास एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है इन मेल्स के अंदर, यानी मेल्स के अंदर होना क्या चाहिए? 44 एंड एक्स वाई। अब एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड 47 टोटल क्रोमोसोम्स, एंड क्यों? क्योंकि एक्स एक्स वाई हो गया। सो मेल्स अफेक्ट हो रहे होते हैं। एक इंडिविजुअल मेल होता है लेकिन एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स आ जाता है। बार बॉडी आ जाती है, क्योंकि 2 एक्स आ गए, एक फंक्शनल हो जाएगा, एक नॉन फंक्शनल, तो एक नॉन फंक्शनल जो होगा वो बार बॉडी बन जाएगा। अब इसमें क्या होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड टेस्टिस अंडर डेवलप्ड होंगे, लेकिन ब्रेस्ट आपके पास बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगी। अच्छा, देन हमारे पास इनहेरिटेंस के कुछ मोड्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो एक जीन की वजह से इनहेरिट होंगे। अब इनमें एक होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। अब ये किस में होती है? ये आपके पास इसके क्या-क्या कैरेक्टर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो पेरेंट्स के अंदर ज़रूर वो ट्रेट मौजूद होगा, तो ही वो अफेक्टेड चाइल्ड में आएगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेरेंट है, अब ये अफेक्टेड होगा तो इसके चाइल्ड भी अफेक्टेड होंगे। एंड दूसरा इसका कैरेक्टर होता है कि हर जनरेशन के अंदर आपको ये ट्रेट ट्रांसमिट होता हुआ मिल रहा होगा। देन आपके पास क्या कह रहा है कि जो ट्रेड्स होंगे वो हर जनरेशन में आ रहे होंगे, एंड जो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा वो अपने पास कोई भी जीन कैरी नहीं कर रहा होगा, तो वो ट्रेड भी ट्रांसमिट नहीं करेगा। यानी अगर ये फादर है एंड इसके ये एक सन है, एक डॉटर है, ये अफेक्टेड है, तो ये अफेक्टेड है,
इस फादर की वजह से, यानी ये फादर अपने पास इफेक्टेड ट्रेट कैरी कर रहा था, लेकिन आपके पास मदर टोटली नॉर्मल थी। सो जो नॉर्मल होंगे वो आगे ट्रेट ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, यानी अगर आपको अफेक्टेड मिल जाए इस पेडिग्री के अंदर, तो आप समझ जाना कि अफेक्टेड उसी वजह से होंगे क्योंकि उनका ऊपर कोई ना कोई जनरेशन में अफेक्टेड होगा। ठीक है, देन इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। तो इसमें आपके पास ब्रेडीडेक्टाइल, फिनडेक्टाइल, एक्रोनोप्लेजिया, हंटिंगटन्स डिजीज़, ये सब आपके पास वो डिजीज़ हैं जो ऑटोसोमल डोमिनेंट मेथड शो कर होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, आपके पास जो कैरियर्स हैं वो मौजूद होते हैं, एंड कैरियर्स खुद तो नॉर्मल होते हैं लेकिन आगे चलकर ये डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी अगर ये हमारे पास फादर है, ये खुद नॉर्मल होगा लेकिन कैरियर का काम कर रहा होगा, तो ये आगे चल के डिजीज़ को ट्रांसमिट कर रहा होगा। कज़न मैरिजेस के अंदर ये कॉमन हो रही होती हैं डिजीज़ेज़ ऑटोसोमल रिसेसिव, एंड इसमें क्या होगा कि आपके पास हर जनरेशन में डिजीज़ नहीं शो होगी, किसी-किसी में हो रही होगी। इसकी एग्ज़ाम्पल्स में अल्बिनिज़म है एंड डीफ म्यूटिज़म है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन, ये आपके पास पर्टिकुलरली फीमेल्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करी होंगी क्योंकि एक्स जो है, दो फीमेल के अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हो रहे होते हैं, एंड इनमें एग्जांपल आ जाती है विटामिन डी रेजिस्टेंस रैकेट्स। ये एक पर्टिकुलरली रैकेट्स की टाइप है जो आपके पास एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस शो कर रही होती है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स के अंदर फीमेल्स ज़्यादातर कैरियर होती हैं एंड वो आपके पास सिम्टम्स नहीं दिखा रही होती, फीमेल्स बहुत कम इफेक्ट होती हैं, मेल्स इसके अंदर इफेक्ट हो जाते हैं। डिजीज़ कभी भी इस कंडीशन में फादर टू सन ट्रांसमिट नहीं कर रही होगी, क्यों? क्योंकि फादर से सन की तरफ सिर्फ वाई जा रहा होता है, फादर कभी भी सन को एक्स नहीं दे रहा होता। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो गई, उसमें फादर का रोल नहीं होगा। एक्स लिंक्ड इवन डोमिनेंट में भी फादर का रोल नहीं होगा। अगर आपको सन इफेक्टेड मिल जाए दोनों कंडीशंस के अंदर, तो वो कभी भी फादर की वजह से नहीं होगा, वो हमेशा मदर की वजह से होगा। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स में हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होंगी। अच्छा, वाई लिंक कंडीशंस में सिर्फ मेल इफेक्टेड आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके पास मेल से ही वाई जा रहा होता है मेल की तरफ, एंड अगर वाई क्रोमोसोम की वजह से कोई डिजीज़ हो रही है तो वो आपको सिर्फ फादर से सन की तरफ ट्रांसमिट होती हुई मिल रही होगी। ठीक है, देन हमारे पास टर्म आते हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास कॉन्सेप्टस होता है, जो फीटस होता है, उसके अंदर जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनके अंदर, अच्छा, उन जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से मिसकैरेजेस बहुत कॉमन होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जनरली। देन आपके पास न्यूबॉर्न होगा, उसके अंदर कोई ना कोई मैसिव स्ट्रक्चर लाइक उसका आर्म, उसका लेग इफेक्टेड आपको मिलेगा, या चाइल्डहुड में अडल्ट लाइफ के अंदर कोई ना कोई आपको एबनॉर्मलिटी उसके अंदर दिख रही होगी, जैसे ब्लाइंडनेस हो गया, डीफनेस हो गई, मैलिग्नेंसीज हो गई। सो प्रीनेटल डायग्नोसिस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम दीज कंडीशंस। प्रीनेटल डायग्नोसिस की क्या इंडिकेशन है, यानी कब आप प्रीनेटल डायग्नोसिस परफॉर्म करो, जब आप देखो कि जो मदर बर्थ दे रही है वो बहुत ज़्यादा एज की है नॉर्मली, या आप देखो कि जब मदर ने जो मदर है जो बर्थ देने वाली है चाइल्ड को, क्या उसके साथ और उसके जो चाइल्ड्स है उनको कोई डिजीज़ तो नहीं थी, जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं थी। सो इन केसेस के अंदर आप प्रीनेटल डायग्नोसिस परफॉर्म कर रहे होते हो। सो देन हम आते हैं, देन ये कह रहा है कि हाई रिस्क की जो हमारे पास प्रेगनेंसीज हैं, जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, तो उनमें आप प्रीनेटल डायग्नोसिस करा सकते हो। एंड हाई रिस्क में आपके पास या तो मैटरनल रिस्क फैक्टर होंगे या प्रीनेटल रिस्क फैक्टर होंगे। जैसे अगर मदर की एज 35 से ज़्यादा है, सो आप प्रीनेटल डायग्नोसिस कराओ। फैमिली हिस्ट्री आपके पास ऐसी है जिसमें आपको कोई डिसीजेस मिल रही हैं, लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो गए, या जो आपके पास पहले बर्थ हुई उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी थी। अगर आपके पास पेरेंट्स कैरियर हैं, या इस कंडीशन के अंदर आप करा सकते हो, एंड बार-बार मिसकैरेज हो रहा है, या आपके पास जो चाइल्ड ने बर्थ की है वो नॉर्मल ना हो, यानी इन कंडीशंस में आप प्रीनेटल डायग्नोसिस करा रहे होगे। प्रीनेटल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल देखा कि जो मदर के वॉम्ब में चाइल्ड है, वहाँ पर ओलिगोहाइड्रो एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी कम है, या पॉलीहाइड्रो एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी ज़्यादा है, फीटस इतना एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए, या दूसरे फर्दर जो रीज़न्स हैं उनमें अगर आपने देखा तो आप प्रीनेटल डायग्नोसिस परफॉर्म कर रहे होगे। अब प्रीनेटल डायग्नोसिस में डिफरेंट मेथड्स आते हैं।
प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस होता ही है। उसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, इम्प्लांटेशन से पहले ही आप डायग्नोस कर लेते हो मदर के अंदर। इसमें पोलर बॉडी को लिया जाता है, ब्लास्टोमियर को लिया जाता है या ट्रोफोएक्टोडर्म को लिया जाता है, एंड उनके अंदर आप उनके सेल्स में देख रहे होते हो कि आइदर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट नॉर्मल और नॉट। दूसरी टेक्निक्स में अल्ट्रासोनोग्राफी आ जाती है। फीटल लेंथ को मेजर किया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू, जिसमें क्राउन रंप लेंथ एक मेथड है जो आप देख रहे हो। तो 5 to 10 वीक में इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। अगर उन वैल्यूज़ पर फीटस पूरा उतर जाए तो फीटस विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल। अच्छा, उसके अलावा दूसरे स्कल की लेंथ मेजर करने के मेथड होते हैं। बायपैराइटल डायमीटर होता है, फीमर की लेंथ मेजर की जाती है, या एब्डोमेन का सर्कमफ्रेंस मेजर किया जाता है। जो कंजेनिटल मलफॉर्मेशन हैं जो आप अल्ट्रासोनोग्राफी से देख सकते हो, उनमें एनटीडीज आ सकते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपको पता लग सकते हैं फीटस के अंदर ही, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स पता लग सकते हैं, हार्ट के डिफेक्ट्स पता लग सकते हैं, फेशियल डिफेक्ट्स पता लग सकते हैं, एंड सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स फॉर क्रोमोसोमल एनोमलीज। सो इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, आप अल्ट्रासोनोग्राफी के बाद जब आप देख लो फीटस को अच्छी तरह, देन फीटस के सेल्स को उठाकर उनकी कैरियोटाइपिंग की जाती है कि अगर आपको कोई डिजीज़ का जैसे डाउन सिंड्रोम का या टर्नर सिंड्रोम का शक हुआ है तो आप फेटल कैरियोटाइपिंग से उसको कंफर्म कर सकते हो। ब्लड फ्लो वेलोसिटी हम मेजर कर सकते हैं थ्रू डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी। एंड देन हमारे पास मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग टेस्ट जो परफॉर्म की जाती है, उसमें सीरम फीटोप्रोटीन लेवल्स चेक की जाती हैं। अब ये आपके पास जो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन्स या दूसरे प्रोटीन्स होते हैं, ये ट्विन्स के कंडीशन के अंदर, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर, इंटेस्टिनल एट्री एंड फीटल डेमाइस के अंदर ये बढ़ जाते हैं। ट्राइसोमीज एंड एन्यूप्लॉइडी के अंदर ये कम हो जाती हैं। सो इनको चेक किया जाता है। देन हमारे पास एचसीजीज़ की लेवल को मेजर किया जाता है जो आपके पास ट्राइसोमीज एंड एन्यूप्लॉइडी के अंदर कम हो जाती हैं। देन हमारे पास जो फीटस के सेल्स हैं उनको लिया जाता है मेट और उनके डीएनए को चेक किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस में आप 20 to 30 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ले रहे होते हो एंड उसको देख रहे होते हो, एंड उसको देखने से आप क्या-क्या फाइंड आउट कर सकते हो। आप फीटोप्रोटीन्स के लेवल को, एंजाइम्स लाइक एसिटाइलकोलिन, ईस्ट्रेस, इनके लेवल को मेजर कर सकते हो। कैरियोटाइपिंग कर सकते हो आप। अच्छा, मॉलिक्यूलर जेनेटिक डीएनए डायग्नोस आप कर सकते हो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परफॉर्म करके। फीटल मैच्योरिटी असेसमेंट, फीटस मैच्योर हो गया या नहीं हो गया, उसके लंग्स मैच्योर हो गए या नहीं हो गए, ये आप क्रिएटिनिन एंड लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, इनके लेवल से आप मेजर कर सकते हो। कॉर्डोसेंटेसिस में आप अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड सैंपल लेके मेजर कर रहे होते हो डिफरेंट डिसऑर्डर्स लाइक एनीमिया, हेमोग्लोबिनोपैथी या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया फीटस के अंदर तो नहीं है, या आईजीएम एंटीबॉडीज़ की लेवल आप फीटस के अंदर मेजर कर सकते हो, या आप कैरियोटाइपिंग कर सकते हो, मॉलिक्यूलर डीएनए एनालाइज डायग्नोस कर सकते हो। फीटल टिश्यू बायोप्सीज आप कर सकते हो, एंड उसके अंदर आप कोरियोनिक विलस कोरियन जो होती है उससे सैंपल ले सकते हो, एंड देन उसको आप चेक कर सकते हो। फीटस की स्किन से आप सैंपल ले सकते हो, एंड इससे आपको स्किन डिसऑर्डर्स का पता लग जाएगा। फीटल्स के लिवर को आप चेक कर सकते हो, उससे सैंपल ले सकते हो उसका, एंड देन आपको एंजाइम्स के लेवल का नॉर्मल का पता लग जाएगा। ये होती हैं बिफोर बर्थ। अच्छा, कुछ होती हैं एट बर्थ। अब उनमें आपके पास क्या कहते हैं, आप फीटस को प्रॉपर्ली चेक कर सकते हो कि इम्परफोरेट एनस, यानी एनस क्लोज तो नहीं है। ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला, ट्रैकिया एंड इसोफेगस के दरमियान कोई एबनॉर्मल कनेक्शन तो मौजूद नहीं है। इमेजिंग टेक्निक्स आपको पता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, रेडियोग्राफी, इनके थ्रू फीटस को प्रॉपर्ली चेक किया जा सकता है। सो बेसिकली इट्स अ वेरी लार्ज एंड इमर्जिंग फील्ड जिस पर आज तक काम चल रहा है। फीटस की थेरेपी की जा सकती है, बिफोर द बर्थ फीटस को ट्रीट किया जा सकता है। अच्छा, मेडिकल थेरेपी मदर को कौन कौन सी दी जा सकती है ताकि फीटस को बचाया जा सके। फॉलिक एसिड रिकमेंड किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, बिकॉज फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचा रहा होता है। मदर को स्टीरॉइड्स दी जाती है ताकि मदर के अंदर मौजूद फीटस के लंग्स प्रॉपर्ली मैच्योर कर सके, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का आपके पास जो खतरा है वो कम से कम हो सके। आपके पास मेडिकल ट्रीटमेंट फर्दर दिए जा सकते हैं फीटल इन्फेक्शंस के लिए, लाइक कार्डियक एरिथमिया के लिए, या थायराइड अगर काम नहीं कर रहा तो इनको आप ट्रीट कर सकते हो। फीटल ट्रांसफ्यूजन की जा सकती है, अम्बिलिकल कॉर्ड वीन के थ्रू आप फीटस को ब्लड ट्रांसफ़र कर सकते हो या एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो। फीटस की सर्जरी इवन की जा सकती है। अच्छा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फील्ड
ऑन विच रिसर्च इज़ बीइंग डन एट द मोमेंट। सो इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी फीटस के अंदर डिजीज़ ढूँढ के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। फीटस यानी अभी बर्थ ली नहीं है उसने या लेने वाला है, या ले चुका है एंड कुछ मंथ्स हुए, आप उसको सर्जिकली ट्रीट कर सकते हो, डिफरेंट डिजीज़ से उसे बचा सकते हो, जैसे स्पाइना बाइफिडा हो गया, या लंग्स के अंदर आपको लेजेंड्स मिल जाएँ, उनसे बचाया जा सकता है। स्टेम सेल की ट्रांसप्लांटेशन की जा सकती है, जो स्टेम सेल आपके पास सेल्स बना रहे होते हैं, या इवन जीन्स आप दूसरे सेल्स बना रहे होते हैं, आप जीन उठा के दूसरी जीन डालकर फीटस को ट्रीट कर सकते हो। अच्छा, ये दोनों प्रोसेस आपको 18 वीक्स से पहले करने पड़ेंगे। सो आपके पास हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, नए सेल्स उनकी जगह आ सकते हैं, कि आपके पास कोई डिसऑर्डर हो ही ना सेल से, जब सेल्स ही वो पुराने नहीं रहेंगे। जीन थेरेपी हो, अगर जीन ही आपके पास चेंज आ जाए, न्यू जीन आ जाए, तो एक ऐसा होगा कि अगर वो जीन जो आपके पास एबनॉर्मली किसी डिजीज़ का रीज़न बन रही थी, वो पहले ही ना मौजूद हो, जैसे tay Sachs डिसीज़ के अंदर या सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर जीन थेरेपी आजकल की जा रही है, एंड दिस टेक्निक्स आर परफॉर्म बिफोर 18th वीक। सो रीज़न क्या होता है कि फीटस इतना इम्यूनो कॉम्पिटेंट ना हो जाए, फीटस के डब्ल्यूबीसी से इतने एक्टिव ना हो जाए, क्योंकि डब्ल्यूबीसी से एक्टिव हो गए और आपने फिर स्टेम सेल चेंज कर दिए, तो डब्ल्यूबीसी उन स्टेम सेल्स को एंटीजेंस कंसिडर करके, फॉरेन बॉडीज़ कंसिडर करके उनको ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। So this was about the last chapter of this book, and I hope you liked the video. We are done with this book, and then inshallah next video से आपसे आप मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।